सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जिंगेज ऑनलाइन एजुकेशन। सो अपन आज के वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोलराश लॉ। ओके, देखो इससे पहले हमने बात की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की बात की, और वहाँ पर हमने लास्ट में एक इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन किया था। ओके, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन के बाद फिर हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बनाया था और एक साथ में क्या बनाया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट का बनाया था। और वहां पे हमने लिखा था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके ऊपर तो डिबाई-हक्केल-ओनसैगर इक्वेशन लगती है, डिबाई-हक्केल-ओनसैगर लॉ लगता है, बट जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके ऊपर डिबाई-हक्केल-ओनसैगर इक्वेशन नहीं लगती, मतलब उसको हम डिबाई-हक्केल-ओनसैगर इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब अगर हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो वो हम डिबाई-हक्केल-ओनसैगर इक्वेशन से निकालेंगे। बट अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की फाइंड आउट करनी है, जैसे एसिटिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो अगर हमें वीक एसिड की निकालनी है, वीक हमारे इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी है, तो उस केस में हम डिबाई-हक्केल-ओनसैगर इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते। तो हमें वो निकालेंगे हम कोलराश लॉ की हेल्प से। किसकी हेल्प से निकालेंगे? कोलराश लॉ की हेल्प से निकालेंगे। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोलराश लॉ होता क्या है, कैसे हम उससे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ओके, सो पहले मैं आपको इसकी बेसिक बताऊंगा कि है लो कैसे काम करता है, क्या इसकी डेफिनेशन है। ओके, बाद में इसके करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज 5 एप्लीकेशन हम करेंगे इसकी। जो कोलराश लॉ है इसकी 5 एप्लीकेशन है, 4 से 5 एप्लीकेशन है, 5 के 5 मैं आपको एप्लीकेशन कराऊंगा और पांचों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब इसकी हेल्प से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से हम आयनाइजेशन ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। सो बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है इसकी हेल्प से हम सोलबिलिटी भी निकाल सकते, सोलबिलिटी को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो 4 से 5 हम एप्लीकेशन करेंगे और पहले देखेंगे कि कोलराश लॉ होता क्या है, इसकी बेसिक इसका बेसिक क्या है, इसका जो कोलराश लॉ है वो कहना क्या चाह रहा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर लगता है, स्ट्रॉन्ग के ऊपर हम काम नहीं करते, स्ट्रॉन्ग के ऊपर बात नहीं करते, पर कई बार जैसे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के अंदर स्ट्रॉन्ग का भी एग्जांपल डाल देते हैं, तो उसमें ये नहीं आपने टेंशन लेनी कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग का एग्जांपल दिया हुआ है, तो वो है कि वो एग्जांपल्स अपनी मर्जी से बना सकते हैं, तो कोई हाइपोथेटिकल एग्जांपल भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हमें पता है जब हम इसको इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देंगे तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है कि जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना वो भी स्ट्रॉन्ग की तरह काम कर जाता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग वीक भी स्ट्रॉन्ग की तरह काम कर जाता है, तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग को आपस में रिलेट करा सकता है वो। ओके, इनफाइनाइट डाइल्यूट पे तो दोनों ही सेम ट्रीट करते हैं हम उसको। ओके, तो सबसे पहले बात करें कोलराश लॉ होता है। कोलराश लॉ ने क्या बोला? देखो, कोलराश लॉ ने ये बोला कि जैसे हमारा कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेट्स से कि मैंने ले लिया एसिटिक एसिड, मैंने क्या ले लिया, मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, मैंने CH3COH ले लिया। कह रहे कि अगर हमें इसकी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है, देखो अब यहाँ पे 2 से 3 टर्म आएंगी, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर हम मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो मतलब हम लैम्डा एम निकाल रहे हैं। अगर हम मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो हम लैम्डा एम निकाल रहे हैं। बट अगर हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यहाँ पे हम C लिखते हैं, तो हम लैम्डा एम इनफाइनाइट की बात, या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को भी हम इसी को ही बोलते हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसी को ही हम बोलते हैं। इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोल दो या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल दो, बात क्या, बात दोनों ही सेम है। ओके, तो कोलराश लॉ ने ये बोला, कोलराश लॉ ने बोला कि अगर हमें किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, हमें उसे क्या निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट मीन्स लैम्डा एम नोट की बात कर रहा है, हमें अगर इसकी ये निकालनी है, तो कहते हैं जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है ना एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, कहती है वो सम होते हैं कैटायन का और एनायन की कंडक्टिविटी का, कि अगर हमें किसी की भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो वो सम होगा उसके कैटायन की कंडक्टिविटी प्लस उसके आयन की कंडक्टिविटी। ओके, कहने का मतलब है कि अगर हमें लैम्डा एम नोट निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये बोलता है कोलराश लॉ।
कहने का मतलब कुलराज ने ये बोला कि भाई हाँ, अगर हमें लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है एसिटिक एसिड की, तो उसका कोई ना कोई कटायन होगा, उसका कोई ना कोई एनायन होगा। कटायन की लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी प्लस एनायन की लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, दोनों का सम कर दो तो हमारे पास ओवरऑल आ जाएगी। हमारे पास क्या, हमारे पास ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट क्या आ जाएगी। कुलराज ने बोला कि जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूट करते हैं ना, जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं, तो हर एक आयन, हर एक कैटायन, हर एक एनायन अपना पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करता है। हर एक कैटायन, हर एक एनायन पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करता है। हमें पता है ये तो, जैसे हम इनफाइनाइट डाइल्यूट करते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, वीक भी स्ट्रॉन्ग की तरह काम कर जाता है। अल्फा हम 1 ले लेते हैं कि 100% डिसोसिएशन हम उसको अज्यूम कर लेते हैं। होता भी ऐसा है कि जब हमने इसको इनफाइनाइट डाइल्यूट किया तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से हेल्प करते हैं उसको डिसोसिएट करने के अंदर, ओके, वो हमने इफेक्टिव डाइल्यूशन में पढ़ा भी सही। सो वही कुलराज ने उसी चीज का फायदा उठाया और कहा कि अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी है तो उसके कैटायन का सम कर दो प्लस उसके एनायन का सम कर दो। दोनों का सम करने के बाद क्या आ जाएगा, हमें एक इलेक्ट्रोलाइट की मिल जाएगी। हमें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट की मिल जाएगी। ओके, तो ऐसा बोला किसने, कुलराज ने। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो हम कुलराज ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, at infinite dilution every ion contribute to the overall conductivity of an इलेक्ट्रोलाइट। एवरी आयन कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। वही बोलते हैं कि अगर हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है कि जो हमें एक इलेक्ट्रोलाइट की निकाल रहे हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट का क्या आएगा, सम आएगा उसके कैटायन का प्लस एनायन का। अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी है तो उसके ओवरऑल पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी है तो सम कर दो कैटायन का प्लस एनायन का। कहने का मतलब है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैटायन और एनायन क्या करते हैं, 100% कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं वो, 100% कंट्रीब्यूट। हमें पता भी है ये, क्योंकि जो डिसोसिएशन होती है वो भी 100% होती है, तो फिर कंट्रीब्यूट भी क्या करेंगे, वो 100% करेंगे। ओके, तो ऐसा कुलराज ने बोला। अब कुलराज ने दो एक अलग अलग डेफिनेशन दे दी। जैसे अगर हम पहले बात करें, अगर मैं निकालूं मोलर कंडक्टिविटी की, अगर हम बात करें, अगर हम पहले मोलर कंडक्टिविटी की बात करें, सो कुलराज ने क्या बोला, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is equal to sum of limiting ionic conductivity of cation and anion and multiplied by number of ions formed, ओके। देखो ये तो कुलराज लॉ की बेसिक डेफिनेशन है। कुलराज लॉ ने क्या बोला कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है कि हर एक आयन, हर एक कैटायन, हर एक एनायन अपना 100% कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल कनेक्टिविटी में। ओके, तो अब कुलराज लॉ से हमें मोलर कंडक्टिविटी भी निकालनी है और इससे हमें इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी भी निकालनी है। ठीक है, तो जो मोलर कंडक्टिविटी है, जो क्या है, जो हमारी मोलर कनेक्टिविटी क्या होगी, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी। जैसे ये मोलर कनेक्टिविटी हमने निकाली है तो वो किसकी इक्वल आई है, सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी। जो कैपिटल जो ये वाला लैम्डा है, ये लैम्डा ओवरऑल बता रहा है, पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट की बता रहा है, बट जो ये लैम्डा है ये हमें आयन की बता रहा है, कैटायन की बता रहा है और एनायन की बता रहा है। इज इक्वल टू सम ऑफ कैटायन एंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयन्स फॉर्म्ड। अब मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयन्स फॉर्म्ड क्या है वो मैं बताऊंगा अभी। जैसे एसिटिक एसिड से एक ही कैटायन मिलेगा, एक ही क्या मिलेगा, एनायन मिलेगा। बट अगर कोई और केस आ जाए
और केस जैसे हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाए, हाँ बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे होगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। अगर हमें इसकी निकालनी है लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, तो CaOH ट्वाइस किसके इक्वल होगा वो, लैम्डा नोट Ca2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट OH नेगेटिव, और उसको क्या कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 2 है ना भी OH, तो कंट्रीब्यूट भी कितना करेंगे, 2 करेंगे भाई, हर एक अपना कंट्रीब्यूट करेगा, दूसरा अपना कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये है इज इक्वल टू सम ऑफ कैटायन एंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयंस फॉर्म। जितने भी नंबर ऑफ आयंस फॉर्म होंगे उसको उससे क्या करना है, उसको उससे हमें मल्टीप्लाई कर देना है, उससे क्या कर देना, उसको उससे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो ये होगी हमारी मोलर कनेक्टिविटी हो गया। ओके, जैसे अगर हम एग्जांपल और लें, Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस, अगर हम इसकी निकालने, हमें पता है कैसे ब्रेकडाउन होगा ये, 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। तो अगर हम इसकी निकालनी है लैम्डा नोट Al2SO4 थ्राइस, किसके इक्वल होगा वो, ट्वाइस ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस थ्राइस ऑफ ये होगा, ये आ जाएगी हमारी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। जो भी उसके आयंस हैं, आयंस की तो लिखोगे, साथ में उसको मल्टीप्लाई कर दोगे जितने उसके आयंस फॉर्म हुए हैं। 2 एल्यूमिनियम है तो 2 एल्यूमिनियम 2 कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो ये हो गया। अगर जैसे अगर कोई हम जनरलाइज कर दें इस चीज को, अगर हम जनरलाइज करें, कोई भी हमें AXBY टाइप का इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, कोई भी अगर हमें AXBY टाइप का हमें इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, तो कैसे ब्रेकडाउन होता है वो, XaY पॉजिटिव, भाई A कितने हैं, X है, चार्ज कितना आएगा जितने नंबर ऑफ B हैं, प्लस YB X नेगेटिव। तो वो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से वो टी-शर्ट आप चेक भी कर सकते हो। Al2SO4 है तो कितने एल्यूमिनियम है, X यहाँ पे 2 है, Y यहाँ पे 3 है, तो X यहाँ पे आया और Y यहीं पॉजिटिव में आया, फिर ये 3 आगे आया, जैसे B के आगे Y आया, और जो इस पे है, जो जितने ये हैं उतने उसके ऊपर नेगेटिव आ गया। ओके, तो अगर हमें इसकी निकालनी है XBY किसके इक्वल होगा वो, X लैम्डा नो Y पॉजिटिव प्लस Y ये, वही कहने का मतलब है कि जितने भी आयंस है, कैटायन आयन है, वो तो करेंगे जितने हैं नंबर में, उसको से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ये तब होगा जब हम लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी निकालेंगे। ये किसके इक्वल होगा, जब हम लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी निकालेंगे। ओके, ये कह रहे हैं कि ठीक है लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी तो आप ऐसे निकाल दोगे, आयनिक इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी हम कैसे निकालेंगे वो हम बात करेंगे। देखो हमें पता है कि जो इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी होती है उसमें हमें n फैक्टर की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो होता क्या है, कह रहा है कि जब हम इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी निकालेंगे ना, जैसे अगर हमें AXBY की निकालनी है, हमें किसकी निकालनी है, AXBY की इक्विवेलेंट निकालनी है, इक्विवेलेंट लिमिटिंग कनेक्टिविटी। ये तो हमारी क्या है, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, ये क्या होगी, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। ओके, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें नंबर ऑफ आयंस को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल क्या हो जाएगा, AY पॉजिटिव प्लस B X नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। हमें इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इक्विवेलेंट के अंदर नंबर ऑफ आयंस मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर तो ऑलरेडी n फैक्टर इंक्लूड हो चुका है। क्योंकि हमें पता ना इसके अंदर नॉर्मेलिटी आ गई है, और नॉर्मेलिटी के अंदर n फैक्टर आ चुका है। तो जब n फैक्टर आ चुका है तब इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे आपने मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सोल्व करते हो, अगर आप मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम में से नंबर ऑफ मोल से करते हो, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कितने मोल्स फॉर्म है कितने फॉर्म नहीं, मतलब आपको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। ओके, बट अगर आप वही क्वेश्चन ग्राम इक्विवेलेंट से करते हो, तो ग्राम इक्विवेलेंट के केस में आपको जो उसके नंबर ऑफ आयंस हैं, मतलब आपको इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना पड़ता। ये आपने देखा होगा जब आप मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सोल्व करते हो।
जब आप नंबर ऑफ मोल से करोगे तो इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, जब आप ग्राम इक्विवेलेंट से करोगे n इंटू वी करोगे तो आप उसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। वही कंसेप्ट यहाँ पे ओके। सो इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी क्या होगी है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी of an electrolyte is equal to sum of equivalent ionic conductivity of आयंस। इक्विवेलेंट केस में क्या करना है, इक्विवेलेंट केस में आपको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट क्या करना है, उनका सम करना है, बस उसका क्या करना है, उसका सम करना है। ओके, मोलर के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको नंबर ऑफ आयंस उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट केस में मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। ओके, तो ये चीज आपने पहले ये लिखना है, ये सारा नोट करना है, उसके बाद फिर आपने ये लिखना, साथ में इसका एग्जाम्पल एक तरह से ये लिख लेना। ओके, सो ये तो था बेसिक कि कोलराज लॉ ने क्या बोला, अभी हर एक आयन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, अच्छी बात है। फिर उसने मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाला वो बताया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं उसने वो बताया। ओके, सो अब हम करेंगे इसकी एप्लीकेशंस, 5 एप्लीकेशन कराऊंगा, 5 ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के ऊपर डेफिनेटली इसके अंदर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके बेस पे काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे भी, और जो मैं आपको एप्लीकेशन कराऊंगा ना उसके हर एक एग्जांपल्स भी कराऊंगा, मैं आपको कोई एप्लीकेशन कराऊंगा तो उसका एग्जांपल भी साथ साथ कराऊंगा। सो और बाद में इसका एक लेक्चर और बनाएंगे जिसके ऊपर हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के, कोलराज लॉ के बेस पे ही हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें देखना है ना कोई भी अगर हम टॉपिक करना है तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ तो क्वेश्चन मैं कराई देता हूँ, कुछ आप भी अपने पास सोर्स होगा, कोई किसी बुक से होंगे या फिर आपके पास प्रीवियस ईयर होंगे, तो उससे आपने सोल्व करने हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ओके, ओके, नेक्स्ट करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ कोलराज लॉ, कि जो कोलराज लॉ हमने देखा अब हम उसकी एप्लीकेशन करेंगे। 4 से 5 एप्लीकेशन है, 4 से 5 सारी की सारी मैं आपको कराऊंगा। ओके, और उसके बेस पे हर एक एप्लीकेशन के बेस पे मैं आपको क्वेश्चन भी कराता जाऊंगा, ये एप्लीकेशन उसका ये क्वेश्चन, ये एप्लीकेशन उसका ये क्वेश्चन। ओके, और लास्ट में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हम जो उसके क्वेश्चन है इसी टॉपिक के बेस पे हम उसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे, नीट के, मेन्स के और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन के अंदर जो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी, फर्स्ट एप्लीकेशन वो है हमारे कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मैंने आपको पहले बताया था कि कोलराज लॉ से हम क्या पता करते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का हम फाइंड आउट करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हम फाइंड आउट करेंगे डिबाई हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन से। क्लियर? सो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे यहाँ उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे निकालेंगे, ये 2 मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्वेश्चंस को ही समझना है बेसिकली, इसके अंदर कुछ नहीं है, क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस है। ओके, बिल्कुल ईजी है टॉपिक, कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा डिटेल में कराऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आप बिल्कुल 10 to 15 सेकंड के अंदर ही कर सकते हो उसे क्वेश्चंस को। ओके, जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है, इसके अंदर कि हमें लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है एसिटिक एसिड की, और हमें NaCl गिवन है, HCl गिवन है, और हमें सोडियम एसीटेट की हमें गिवन है, और हमें एसिटिक एसिड की निकालनी है। क्लियर? अब देखो जैसे ये हमारा, हमें किसकी निकालनी है, एसिटिक एसिड की निकालनी है। हमने अभी किया था कि कोलराज लॉ क्या बोलता है कि अगर हमें किसी की भी मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है तो उसको वो किसकी इक्वल होगी, वो उसकी इक्वल होगी सम ऑफ कैटायन एंड एनायन, कि लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो अगर हमें लैम्डा m0 CH3COH एसिटिक एसिड का निकालना है तो किसके इक्वल होगा, वो एनायन और मतलब एसिटेट आयन प्लस H पॉजिटिव, इसके इक्वल होगा वो। ओके,
चलो ये हो गया। अब देखो जो हमारे पास तीन है ये NaCl, HCl और सोडियम एसिड, इन तीनों का यूज करके हमें ये बनाना है। इन तीनों को रीअरेंज करके मतलब हम उसको ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करें, रीअरेंज करके हमें ये बनाना है। अगर हमने ये बना दिया तो ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अगर हमने ये बना दिया तो ये इसके इक्वल आ जाएगा ये। ओके चलो सबसे पहले हम बात करते हैं NaCl की। NaCl क्या गिवन है हमें, लैम्डा एम नॉट NaCl का अगर हम निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, Na पॉजिटिव प्लस, अब मैं यहाँ पे एम लिखूं या ना लिखूं बात सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होगा अगर हम निकालेंगे HCl, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और अगर हम निकाल रहे हैं सोडियम एसिटेट, तो ये हो गया हमारा। ओके NaCl का ये हो गया, HCl का ये हो गया और सोडियम एसिटेट का ये हो गया हमारे पास। अब देखो हमें ना, हम इन तीनों इक्वेशन को, मतलब ये इक्वेशन हमारी 1 आ गई, ये इक्वेशन हमारी 2 आ गई, ये इक्वेशन हमारी 3 आ गई, इन तीनों को रीअरेंज करके हमें ये बनाना है। इन तीनों को रीअरेंज करके ये बनाना है। अब देखो हमें पता है कि अगर हमें CH3CO नेगेटिव चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें यहाँ से मिलेगा, इक्वेशन 3 से मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 3 से मिलेगा। तो इक्वेशन 3 को हम लिखेंगे यहाँ पे पहले, ठीक है। अच्छा इक्वेशन 3 के साथ Na पॉजिटिव भी आ गया, उसकी अभी सोचो मत। और क्या चाहिए हमें, और चाहिए H पॉजिटिव। और क्या चाहिए, H पॉजिटिव हमें कहाँ से मिलेगा, इक्वेशन 2 से मिलेगा। H पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा, हमें इक्वेशन 2 से मिलेगा। तो 3 प्लस इक्वेशन 2 कर देंगे, ठीक है। अब जब 3 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे, यहाँ से एक्स्ट्रा क्या क्या आया, Na पॉजिटिव एक्स्ट्रा आया और Cl नेगेटिव एक्स्ट्रा आया, तो और वो दोनों के दोनों इसके अंदर हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को। आप करके भी देख सकते हो, आप करके देख लो। इक्वेशन 3 से क्या है, इक्वेशन 3 से आएगा ये प्लस Na पॉजिटिव। इक्वेशन 2 से क्या आएगा, इक्वेशन 2 से आएगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव माइनस इक्वेशन 1 से क्या आएगा, Na पॉजिटिव माइनस Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये माइनस हो गया। बचा क्या अल्टीमेटली, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, वही क्या होगा, वही हमारा इसके इक्वल होगा। ओके अब देखो, अब ना अब इसकी वैल्यूज की बात करेंगे। अब इसकी क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यूज की बात करेंगे। देखो इक्वेशन 3 है, ये है हमारी एसिटेट, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी कितनी है, 91। सो 91। इक्वेशन 2, इसकी इक्वेशन 2 कौन है, HCl, HCl कितनी है 425.9 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है NaCl माइनस 126.4 माइनस 120। पूरे को सोल्व करेंगे, पूरे को सोल्व करने के बाद क्या आएगा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और यही किसकी वैल्यू है, यही वैल्यू है लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी एसिटिक एसिड। ओके तो इस तरह से आपको इक्वेशन को रीअरेंज करके निकालना है। इस तरह से इक्वेशन क्या करना है, आपने रीअरेंज करनी है। मतलब जैसे एसिटिक एसिड का है तो CH3CO नेगेटिव चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा। H पॉजिटिव वो हमें यहाँ से मिलेगा, दोनों को ऐड कर दो, फिर जो एक्स्ट्रा आया वो इससे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अल्टीमेटली हमें जो हमें चाहिए ना वो मिलेगा रीअरेंज करके। ये नहीं है कि भाई एक्स्ट्रा आ गया बच गया, बचेगा कुछ नहीं, ना बचेगा ना कम रहेगा। अगर कहीं बच रहा है या कम रह रहा है तो कहीं ना कहीं आपने गलती किया उसके अंदर। ओके सो कहीं नहीं बचेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सही आएगा। क्लियर, तो इस तरह से करना है आपने। ऐसी इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। हमें NH4OH की निकालनी है, हमें किसकी निकालनी है, NH4OH की निकालनी है। ठीक है चलो जैसे हमें NH4OH जो है, NH4OH हमें ब्रेकडाउन हो गया कैसे मिलेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब हमें NH4 पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा X2 आ गया, X2 से मिल जाएगा। ठीक है अच्छा OH नेगेटिव कहाँ से मिलेगा, OH नेगेटिव हमें यहाँ से मिलेगा, OH नेगेटिव कहाँ से मिलेगा, OH नेगेटिव हमें यहाँ से मिलेगा। बट यहाँ से ना 2 OH नेगेटिव मिलेंगे, यहाँ से कितने मिलेंगे, यहाँ से हमें 2 OH नेगेटिव मिलेंगे। ओके यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, यहाँ से हमें 2 OH नेगेटिव मिलेंगे। हमें तो कितना चाहिए, हमें तो 1 चाहिए, तो क्या कर दो X1/2 कर दो,
एक चाहिए ना, हमें यहाँ से 2 मिलेंगे, हमें एक चाहिए तो x1 बाई 2 करो तो हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, चलो। और यहाँ पे क्या आ गया, देखो यहाँ पे भी 2 Cl है, यहाँ पे भी 2 Cl। देखो यहाँ से ना, यहाँ से आपको OH तो मिला 1, बट Cl कैल्शियम कितना मिला, कैल्शियम हमें हाफ मिला। कैल्शियम कितना मिला, कैल्शियम हमें हाफ मिला। तो हमें इसको भी थ्रू से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो ओवरऑल अगर हम इसको एलसीएम ले करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2x2 प्लस x1 माइनस x3 डिवाइड बाई 2, 2x2 प्लस x1 माइनस x3। ओके, आप इसको एक तरीके से और से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो हमें NH4 चाहिए तो NH4 हमें यहाँ से मिलेगा, x2 से मिलेगा। अब यहाँ से हमें 2 OH मिल रहे हैं, यहाँ से हमें 2 OH मिल रहे हैं, तो हम NH4 भी हम कितने ले लेंगे, 2 ले लेंगे। NH4 हम कितने ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, प्लस x1। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 NH4 आ गए और यहाँ से 2 ही क्या आ गए, OH आ गए। ओके, तो यहाँ से 2 NH4 OH बनेंगे, यहाँ से क्या बनेंगे, 2 NH4 OH बनेंगे। क्लियर है, चलो। अब देखो 2 NH4 OH बनेंगे यहाँ से, और यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे x3, कि एक तो क्या होगा Cl, 2 Cl यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और एक कैल्शियम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, अब 2 NH4 OH बने, हमें तो एक का बताना है ना, एक की बतानी है, तो डिवाइड में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो अल्टीमेटली वही आएगा हमारा आंसर। ओके, सो वही है कि आप इसको थोड़ा सा माइंड लगा करना है, जो हमें क्या चाहिए, कहाँ से मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंग उसको रीअरेंज करना, बस प्लस माइनस करना है उसका। ओके, तो अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप इसको जैसे ही मैंने ये किया पूरा का पूरा ओपन करके इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी करके देखना, इस तरह से बिल्कुल सही आ जाएगा आपका। ओके, सो ये थी हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन जिसके अंदर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ओके, उस पूरे को हम सॉल्व कर सकते हैं, पूरे उसकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। क्लियर, अब हम करेंगे एप्लीकेशन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट है हमारी एप्लीकेशन नंबर 2। सो एप्लीकेशन नंबर, देखो फर्स्ट में हमने क्या किया, हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाली वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ओके, और सेकंड में हम क्या करेंगे, सेकंड में हम कैलकुलेट करेंगे उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखो हमें पता है कि जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो उसकी डिग्री क्या होती है, मतलब वो कम डिसोसिएट होता है, वो कभी भी 100% डिसोसिएट नहीं होते, वो 100 से कम डिसोसिएट होंगे। ओके, अब देखो वो हम अल्फा हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा अल्फा है हम अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो हमारी ना जो मोलर कनेक्टिविटी होती है, मोलर कनेक्टिविटी हमारी 2 होती है। एक तो होती है लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, जो हम कनेक्टिविटी निकालते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। एक होती है कंडक्टिविटी, मोलर कनेक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, एक कोई C कंसंट्रेशन पे कंडक्टिविटी होगी हमारी। ओके, अब देखो जब हम मोलर कनेक्टिविटी निकालेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो क्या होता है, कोई भी हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% डिसोसिएट हो जाता है, बट एक नॉर्मल कंसंट्रेशन पे हमारा इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट नहीं होता, वो 100 से कम डिसोसिएट होता है। 100 से क्या होता है, 100 से वो कम डिसोसिएट होता है। तो हम अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे हम लैम्डा एम सी अपॉन में लैम्डा एम नोट, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नोट। जो हमारा लैम्डा एम सी है ये क्या है, हमारी मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, और ये हो जाएगा हमारा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जो मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे वो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालेंगे। ओके, सो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो क्या होगा, ये तो हमारी होगी 100% डिसोसिएशन, ये होगी 100 से कम। जो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास अल्फा आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। और ये कि अगर हमें परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, अगर हमें परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज अल्फा आ जाएगा। भैया कि अगर क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज टर्म लिखी हुई है, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर परसेंटेज नहीं लिखा हुआ, नॉर्मल पूछा हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है हमारा, वो अल्फा होता है और अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। जो हमारा अल्फा होता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है वो वैल्यू। ओके, सो ये है हमारा। अब जैसे उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है, नीट 2013 का क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल, कुछ नहीं करना, दोनों को डिवाइड करना और हमारे पास आंसर हमारे सामने होगा। ओके, सो स्टेटमेंट मैंने पूरी नहीं लिखी है, बस मैंने वैल्यूज लिख दी है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे एक हमें लैम्डा एम गिवन है, मतलब हमें लैम्डा एम सी गिवन है, कितना है वो 9.50 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और एक हमें लैम्डा एम नोट गिवन है 238, इसकी भी यूनिट सेम है, यूनिट सेम होनी चाहिए, बस ध्यान रखना है आपने। हमें पता है कि अल्फा हमें परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो अल्फा निकालेंगे पहले। अल्फा क्या होगा हमारा, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नोट। लैम्डा एम सी क्या है 9.50 अपॉन में 238, सो कितना आ जाएगा यहाँ से, यह आएगा हमारे पास 0.04008। अल्फा की तो कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि दोनों को डिवाइड करेंगे तो यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, बट हमें तो परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 100 से 0.04008 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.008 आ जाएगा, 4.008 आ जाएगा। ओके, सो इस तरह से हम अल्फा निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। जो हमारी मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसको हम नीचे रखेंगे और ऊपर क्या करेंगे, मोलर कनेक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी। तो जो ये अल्फा आएगा ना वो भी उस कंसंट्रेशन पे आएगा, जो ये कंसंट्रेशन होगी उस कंसंट्रेशन में आएगा। ये तो हमारी फिक्स वैल्यू होती है, इस कंसंट्रेशन के ऊपर हमारा अल्फा निकल जाएगा। जो हम कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन की मोलर कनेक्टिविटी पुट करेंगे उसी का ही हमें अल्फा मिल जाएगा। जैसे इसका जो अल्फा है वो 4% अल्फा 4 है, तो किस कंसंट्रेशन पे वो 0.1 पे है, वो किस पे, वो 0.1 पे। ओके, तो ये हमारी सेकेंड एप्लीकेशन, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट करेंगे हम हमारी एप्लीकेशन नंबर 3, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब मान लें कि हमारे पास कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेट्स से कि HA टाइप का हमारे पास कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, हमें पता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो तो 100% डिसेट होगा नहीं, तो वो तो क्या होगा, पार्शली डिसेट होगा, तो उसके बीच में हम इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। ओके, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, इस तरह होगा। ओके, अब वो ये कि जब स्टार्टिंग में हमने उसको डाला तो जब स्टार्टिंग में उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, C थी। जब टाइम 0 है, एट टाइम 0 इसी कंसंट्रेशन कितनी C थी, और इसी कंसंट्रेशन 0 और इसके भी 0 थी। ओके, जब टाइम T आएगा एक नॉर्मल टाइम पे, इसमें से कुछ कम हो गया और कुछ ये बन गए, इसमें से कुछ कम हो गया कुछ ये बन गया। वो कम कितना हुआ, कितने ये बने, वो डिपेंड करेगा अल्फा के ऊपर, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो C में से C अल्फा क्या हो गया, कम हो गया, C में C अल्फा क्या कम हो गया। अब देखो अल्फा ना हमारा लेस देन 1 होता है, अल्फा क्या होता है, अल्फा लेस देन 1 होता है। जब हम उसको C से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू और कम हो जाएगी, तो उसमें से ये क्या हो, कम हो गया, और C अल्फा ये बना और C अल्फा भी ये बना, C अल्फा कम होगा, C अल्फा ये बना, C अल्फा ये बना। ओके, चलो अगर हम इसका कांस्टेंट निकालें, डिसोसिएशन कांस्टेंट K बोलते हैं, तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में जैसे कौन आएगा, H पॉजिटिव A नेगेटिव अपॉन में HA, इसी कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव कितना है हमारा, C अल्फा है, A नेगेटिव कितना है, वो भी C अल्फा है, HA कितना है, वो हमारा C माइनस C अल्फा है। ओके, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना आ जाएगा, यहाँ से C यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कैंसिल आउट होएगा, तो अल्टीमेटली C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। C अल्फा स्क्वायर K कितना आएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट वो आएगा हमारा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा आ जाएगा वो। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने एक चीज और करनी है। अब इसके ना यहाँ पे 2 केस बनते हैं, इससे क्या बनते हैं, इसके यहाँ पे हमारे 2 केस बनते हैं। जो पहला केस है हमारा केस 1, केस 1 में क्या होता है, केस 1 में होता है कि अगर हमारा अल्फा बहुत ज्यादा ही कम है 1 से,
अगर हमारा अल्फा क्या, अगर हमारा अल्फा बहुत ज़्यादा कम है 1 से। अगर क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेगा, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा बहुत कम होता है 1 से। तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा 1 माइनस अल्फा है ना, अल्फा तो बहुत कम है तो वह अप्रोक्स 1 के इक्वल ही आ जाता है, तो अप्रोक्स इसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल ही आ जाता है। जब वो 1 के इक्वल आएगा तो के क्या आ जाएगा हमारा, सी अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, के क्या आएगा हमारा, सी अल्फा स्क्वायर आएगा। ओके, और के ए इज इक्वल टू सी, अल्फा तो हमें अभी निकाला था, क्या होता है वो लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नोट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा डिसेशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर ही आपने लगाना है, बहुत वीक मतलब जिनका डिसेशन कांस्टेंट, जिनका अल्फा बहुत ज्यादा ही कम है। ओके, तो ये तो बन गया हमारा केस 1। अगर हम केस 2 की बात करें, केस 2 में हो गया कि अगर अल्फा बहुत ज्यादा कम नहीं है, अगर हम अल्फा को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या होगा, इफ अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल, तो उस केस में क्या होगा, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो के क्या आ जाएगा हमारा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, के अल्फा को पुट करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नोट का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नोट। ओके, यहां से एलसीएम लेंगे और यहां से कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास सी लैम्डा एम सी का स्क्वायर अपॉन में लैम्डा एम नोट माइनस लैम्डा एम सी, ये आ जाएगा हमारा जो हमारा डिसेशन कांस्टेंट है। डिसेशन कांस्टेंट क्या आएगा हमारा, सी कंसर्नेशन लैम्डा एम सी का स्क्वायर, यहाँ पे लैम्डा एम नोट का जो स्क्वायर आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा जहाँ पे एलसीएम लेंगे हम। सो अल्टीमेटली हमारा ये आ जाएगा जब अल्फा बहुत कम नहीं है। वैसे ज्यादातर केस के अंदर हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, इसी फॉर्मूले का हम ज्यादातर यूज करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट ही गिवन होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा बहुत कम होता है। जब अल्फा बहुत कम होगा तो हम उसको के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर से इजिली कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। ओके, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हम बहुत ही, जब उन्होंने स्पेशल बोल दिया है कि हाँ अल्फा बहुत कम नहीं है तो उस केस में लगाएंगे, बाकी ज्यादातर हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करते। ओके, आगे क्वेश्चंस में मैं आपको कराऊंगा, आप क्वेश्चंस करोगे भी सही तो सारों केस में आपने के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर का यूज करते हो। ओके, तो उसी की वजह से बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है इसी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर कि हमें कंडक्टिविटी गिवन है, हमें कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन 0.001 मोलर, और हमें कंडक्टिविटी गिवन है, मतलब हमें कापा गिवन है, कितना है वो 5 × 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। हमें अल्फा निकालना है और हमें के ए निकालना है, डिग्री ऑफ डिसेशन निकालना है, और हमें ये गिवन है दोनों का। ओके, चलो देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले अल्फा निकालना है। पहले अल्फा निकालेंगे तभी तो हम डिसेशन कांस्टेंट निकालेंगे, और अल्फा के लिए हमें क्या चाहिए, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नोट चाहिए, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नोट चाहिए। अब लैम्डा एम नोट तो देखो एसिटिक एसिड है ना, लैम्डा एम नोट तो दोनों क्या कर दो, सम कर दो, आ जाएगा। लैम्डा एम नोट तो क्या करोगे, दोनों का सम करोगे तो आ जाएगा। सो लैम्डा एम नोट क्या आएगा 150 प्लस 350 तो कितना होगा 500 होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कितना हो जाएगा ये 150 प्लस 350 500 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो लैम्डा एम नोट तो आ चुका है, अब लैम्डा एम सी निकालना है। अब हमें पता है कि लैम्डा एम सी का फॉर्मूला क्या होता है, कापा इंटू 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन, कापा कितना है 5 × 10⁻⁵ इंटू में 100 और कंसंट्रेशन 0.001, ऊपर जाएगा 336, तो अल्टीमेटली यहां से 50 आ जाएगा, यहां से क्या आएगा ये 50 आ जाएगा। अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा क्या होगा 50 अपॉन में 500, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/10 आ जाएगा। अल्टीमेटली जो हमारा अल्फा है 0.1 आ जाएगा। अल्फा कितना आएगा 0.1 आ गया। बस आपने डिसेशन क्वेश्चन निकाला, इसी फॉर्मूले का यूज करना, मैं वही बोल रहा हूँ, ज्यादातर क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग ही होंगे, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस। सो अल्फा तो हमारा आ गया 0.1, के निकालोगे तो क्या होगा वो सी अल्फा स्क्वायर, सी कितना है 0.001, अल्फा कितना है 0.1 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली जो के है वो कितना आएगा 10⁻⁵,
कितना आ जाएगा 10⁻⁵ आ जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा अल्फा और ये हो गया हमारा 10⁻⁵ हो चुका है ये। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है हमने कि जैसे हमें लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी यहाँ से निकाल ली, नॉर्मल यहाँ से निकाली, दोनों का डिवाइड किया, अल्फा आ गया, अल्फा से हमने डिसेशन क्वेश्चन निकाल लिया। तो बहुत ही अच्छे, इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा अभी इसके ऊपर, बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो ये हमारी थर्ड एप्लीकेशन है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, सो ये थी हमारी थर्ड एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट जो हमारी फोर्थ एप्लीकेशन है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ solubility and solubility product। कैलकुलेशन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कि हम सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कोलराश लॉ। ओके, अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कंडक्टेंस में और रेजिस्टेंस के अंदर कि मोलर कंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, वो था कापा इंटू में 1000 अपॉन मोलैरिटी, कापा इंटू 1000 अपॉन उसकी कंसंट्रेशन। ओके, तो अगर हम इन्फिनिट डाइल्यूट पे कर रहे हैं, इन्फिनिट डाइल्यूशन पे कर रहे हैं, तो एट इन्फिनिट डाइल्यूशन देखो सॉल्युबिलिटी भी क्या है, सॉल्युबिलिटी भी हमारी एक तरह से कंसंट्रेशन ही है कि इन्फिनिट डाइल्यूशन पे कितना वो सॉल्युबल हुआ, कितनी उसकी कंसंट्रेशन हुई। ओके, तो इन्फिनिट डाइल्यूशन पे क्या होगा, इन्फिनिट डाइल्यूशन में जो हम लैम्डा एम ये तो नोट आ जाएगा यहाँ पे, कापा इंटू में 1000 और मोलैरिटी को हम सॉल्युबिलिटी लिख देंगे। ओके, तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, वो आ गया कापा इंटू में 1000 अपॉन में लैम्डा एम नोट आ गया, कापा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम नोट आ चुका है। ओके, तो यहाँ से हम सॉल्युबिलिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब जैसे कोई भी हमें सोल्ट है, ये तो निकल गया सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, जैसे सोल्ट ये हमारा AgBr है, AgBr है सोल्ट हमारा, तो इन्फिनिट डाइल्यूशन में वो जितना भी सॉल्युबल हुआ, इसकी भी एस और इसकी भी एस, इसकी भी सॉल्युबिलिटी एस होगी, इसकी भी एस होगी, तो Ks पे हम कैसे निकालेंगे, Ks पे निकालेंगे S इंटू एस, दैट इज S का स्क्वायर। तो ये हमारे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, जैसे अगर हमें सोडियम फॉस्फेट गिवन है Na3PO4, तो फिर इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, 3Na पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव। ओके, ये निकलेगा। अब इसकी तो क्या होगी, S होगी, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 3S होगी, इसकी S होगी, इसकी कितनी होगी, 3S होगी। और जब हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखो इसका इसकी कितने आयन है, 3 आयन है, तो 3S का क्यूब हो जाएगा ये, और यहाँ पे नॉर्मल S आएगा, तो ये आएगा 27S की पावर 4। तो ये हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ गया, ये हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इस तरह से फिर आपने इसको करना है यहाँ पे। ओके, इसकी S होगी तो 3S होगी, 3S का क्या होगा, जितने भी आयन होंगे उतने उसकी पावर में चले जाते हैं, उसका क्यूब हो जाएगा, तो 27S की पावर 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो ये हमारी एप्लीकेशन है जहाँ से हम सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी के बेस पे क्वेश्चन करेंगे, उसके बेस पे ये हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें कंडक्टिविटी गिवन है वाटर की, और हमें कंडक्टिविटी गिवन है एक्वस AgBr की, और हमें सबकी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ये गिवन है। सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, पहले सॉल्युबिलिटी ही निकालेंगे, बाद में AgBr है तो S का स्क्वायर कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, देखो आपको ना एक इसी क्वेश्चन देने का एक और मोटिव भी है कि अगर आपको कहीं पे कंडक्टिविटी गिवन है, जैसे यहाँ पे कंडक्टिविटी गिवन है एक्वस AgBr की, यहाँ पे कंडक्टिविटी किसी गिवन है एक्वस AgBr की गिवन है, तो एक्वस AgBr की कंडक्टिविटी गिवन है, उसके अंदर वाटर भी इंक्लूड हो चुका है। जो ये कंडक्टिविटी है ये प्योर AgBr की नहीं है, ये वाटर की भी है, वाटर भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो अगर हमें प्योर AgBr की चाहिए, सिर्फ AgBr की ही चाहिए, तो हमें वाटर की क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, हमें क्या करनी पड़ेगी, वाटर की माइनस करनी पड़ेगी यहाँ पे। ओके, सो भैया कि यहां से अगर हमें कंडक्टिविटी निकालनी है AgBr की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्वस AgBr माइनस ऑफ वाटर कि एक्वस AgBr में से वाटर की माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा 8.075 इंटू में 10⁻⁻7 माइनस 0.075 इंटू में 10⁻⁻7, तो 8 इंटू में 10⁻⁻7 आ जाएगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स।
तो ये AgBr की आ गई है, किसकी आ गई, ये AgBr की आ गई है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, कापा इंटू में 1000 अपॉन में लैम्डा एम नोट, कापा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा, क्या पता तो निकल गया हमारा ये लैम्डा एम नोट निकालना है हमने। ओके, और लैम्डा एम नोट किसका निकालना है, हमें AgBr का निकालना है। तो देखो AgBr में Ag हमें कहां से मिलेगा, Ag हमें मिलेगा यहां से AgNO3 से, सो 130। Br कहां से मिलेगा, Br मिलेगा हमें 140 से, सो 140 माइनस यहां से मिला तो NO3 और K एक्स्ट्रा आ गया, उसके लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे -110। सो ये कितना आ गया, 160 आ गया। कितने आ चुके, ये 160 आ गया। बस फॉर्मूले के अंदर पुट करो, S कितना आ जाएगा हमारा, कापा कितना है 8 × 10⁻⁻7 इंटू में 1000 अपॉन में 160 आ गया ये। ओके, सो यहां से सॉल्युबिलिटी आ जाएगी हमारी, कितनी आएगी, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो चुका है, और यहाँ पे 2, तो 0.5 इंटू में, और ये हमारे पावर हो जाएगी 10⁻⁻5 हो जाएगी, और सॉल्युबिलिटी आ जाएगी हमारी 5 इंटू में 10⁻⁻6। ओके, KSP निकालेंगे तो KSP क्या होगा, S का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये तो AgBr है ना, तो AgBr के लिए S का स्क्वायर हो जाएगा। सोडियम फॉस्फेट होगा तो इस तरह से करना है आपने, जो भी यहाँ पे एक S होगा तो 3S होगा तो इसका क्यूब हो जाएगा, इस तरीके से करना है आपने। सो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 6 करेंगे तो -12 हो जाएगा, तो KSP हो जाएगा ये हमारा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है ये भी, जैसे हमने अल्फा डिग्री ऑफ डिसेशन और डिसेशन कांस्टेंट निकालता है, वैसे हम सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये थी हमारी 4th एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन और रहती है जिसमें हम डिसेशन कांस्टेंट निकालेंगे वाटर की हम बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 5, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वैसी ही एप्लीकेशन है जैसे हमने डिसेशन कांस्टेंट निकाला था, जैसे हम वाटर का आयनिक प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। ओके, देखो हमें पता है कि जो वाटर है, अगर हम सिर्फ प्योर वाटर की बात करें तो वो क्या होगा, वो वीक की तरह काम करे, तो वो बहुत ही कम क्या होता है, वो डिसोसिएट होता है ये। ओके, बहुत ही कम क्या होगा, वो डिसोसिएट होगा। तो अगर हमें इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो के कैसे निकलेगा, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन अपॉन में H2O, अपॉन में क्या निकलेगा, H2O की कंसंट्रेशन, और K इंटू में H2O आएगा, H2O की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू H पॉजिटिव कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। ओके, और K इंटू में H2O कंसंट्रेशन क्या लिखते हैं हम, KW लिखते हैं, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। ओके, ये आपने आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा भी होगा। KW आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या फिर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, वो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू में OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। ओके, तो मैं या तो हम H पॉजिटिव कंसंट्रेशन निकालें या हम OH नेगेटिव कंसंट्रेशन निकालें। ओके, दोनों की सेम होती है, जैसे जितनी इसकी होगी इतनी ही इसकी होगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उससे हमें क्या आ जाएगा, KW आ जाएगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आ जाएगा। ओके, उस तरह से जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, एक तो हमें गिवन है कापा, वाटर का गिवन है कापा, कितना गिवन है 5.54 इंटू में 10⁻⁻8 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, और हमें KW तो निकालना ही है, और हमें H पॉजिटिव की गिवन है और OH नेगेटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। हमें वाटर की निकालनी है, तो वाटर कैसे निकलेगी, दोनों को सम कर दो, दोनों का मेरे को वाटर की निकालनी है, तो वाटर कैसे निकलेगा, दोनों का सम कर दो, क्या आएगा 349.8 प्लस 198.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। ओके, 349, यहां से कितना आएगा 13 548.3 आ गया, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ गया। ओके, हमें पता है कि यहां से लैम्डा एम नोट क्या होगा, किसी को होगा कापा इंटू में 1000 अपॉन में सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी निकालो, यहां से
कापा इंटू में 1000 अपॉन में लैम्डा एम नॉट। तो सॉल्विटी में कापा कितना है हमारा, कापा ये रहा 5.54 इंटू में 10⁻⁻8 इंटू में 1000 अपॉन में लैम्डा एम नॉट कितना होगा हमारा, वो होगा ये 548.3 होगा। इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो आएगा 1.01 इंटू में 10⁻⁻7 आ जाएगा, 1.01 10⁻⁻7। ओके, तो ये तो सॉल्विटी आई है। सॉल्विटी का मतलब है कि ये किसकी आ गई वैल्यू, ये हमारी H पॉजिटिव की और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ गई है। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, हमें KW निकालना है तो KW वही होगा, S का स्क्वायर होगा हमारा 1.01 इंटू में 10⁻⁻7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.02 इंटू में 10⁻⁻40। तो ये आ गया KW आ गया वाटर का। वही कि H पॉजिटिव या OH नेगेटिव कंसंट्रेशन निकालो, दोनों की सेम होगी तो S का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे इतनी आई इसके ही स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा अल्टीमेटली 1.02 10⁻14 आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया हमारा KW ऑफ वाटर। क्लियर। तो यही इसकी 5 बेसिक एप्लीकेशन है, पांचों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। 5 एप्लीकेशन है कोल्ड राश लॉ की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसके बेस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, नीट के, मेंस के, एडवांस के, प्रीवियस ईयर कराऊंगा। पहले थोड़े इजी क्वेश्चन होंगे, फिर थोड़े और अच्छे होंगे, फिर बाद में 1-2 क्वेश्चन एडवांस के भी मिलेंगे आपको। क्लियर। और आपने अपने भी क्वेश्चन ट्राई करने हैं। आई होप कि मतलब लेक्चर देखने के बाद और आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मेरे को लगता है कोई आपका डाउट बचेगा। सारे के सारे हम हर एक टॉपिक कर रहे हैं, हर एक कंसेप्ट कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।